नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे केसी त्यागी के जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा की। केसी त्यागी को हमेशा से जेडीयू की कोर टीम में शामिल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से अचानक विदाई क्यों हुई। वही बिना किसी बाधा के यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सुर्खियों में। इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। साथ ही बात होगी यूपी में भेड़ियों के आतंक की। खबर है कि बहराइच जिले में एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया और चलते चलते कश्मीरी घाटी में गणपति महोत्सव की तैयारियों और इंदौर में दुर्लभ सिक्कों और करेंसी नोटों में लगी खास प्रदर्शनी पर खास रिपोर्ट। तो चले चलते हैं खबरों के विस्तार में। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे केसी त्यागी जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अहम माने जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद यादव से लेकर ललन सिंह तक जेडीयू के अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से कोर टीम में शामिल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से विदाई क्यों हुई। ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना भी केसी त्यागी को भारी पड़ गया, क्योंकि वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे और पटना में बैठे जेडीयू की लीडरशिप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि जेडीयू और एनडीओ की राय अलग अलग है। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने छोड़ा पद। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का दिया हवाला। अब राजीव रंजन प्रसाद बने जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता। लंबे समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे केसी त्यागी। 22 मई 2023 को बनाया गया था मुख्य प्रवक्ता। पहली बार 1989 में बने थे सांसद। जेडीयू महासचिव ने जारी किया पत्र। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि 1984 से इस तरह की भूमिका में रहा। वो कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक आदि का जमाना था, तब इस भूमिका को निभा रहा हूँ। अब हर समय बात करने की उम्र नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ दी है। उनके जगह पर अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। बता दें कि केसी त्यागी लंबे समय से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने जारी पत्र में लिखा कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारण से प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिले, मैं मानता हूं ये भी एक जिम्मेदारी है और इसका पूर्व की जिम्मेदारियों के तरह इसका भी निर्वहन करूंगा। और इस जिम्मेदारी के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी और पार्टी के सभी नेताओं के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं। वो कई सालों तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले केसी त्यागी ने इजराइल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है। इससे जेडीयू को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। केसी त्यागी ने कब बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन।
अग्निपथ योजना को लेकर कहा था कि अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ। असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला। इस पर एक बार फिर से विचार की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि हमारा रुख पहले की तरह ही साफ है। सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जाति आधारित जनगणना पर कहा था कि देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को ना नहीं कहा है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में इसका विरोध नहीं किया। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है। नीतीश के साथ लंबे समय तक सियासी पारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके किशन चंद्र त्यागी को जनता दल यूनाइटेड की 22 मई 2023 को एक बार फिर सम्मान के साथ पद पर वापसी हुई थी। इस बार उन्हें विशेष सलाहकार बनाया गया, लेकिन मुख्यधारा में रखने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दे दी गई। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के पद से उन्हें मार्च महीने में हटाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के किसी जिम्मेदारी वाले पद पर खुद काम नहीं करना चाहते हैं। वहीं 1989 में हापुड़ गाजियाबाद सीट से पहली बार जनता दल प्रत्याशी के तौर पर केसी त्यागी को जनता ने जिताकर संसद भेजा था। राजनीति में सक्रिय होने और स्थानीय होने का उन्हें पूरा लाभ मिला। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल ही रहा। इस दौरान वो जनता के बीच उपलब्ध रहे। 73 वर्षीय केसी त्यागी पहली बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से 1984 में गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कांग्रेस के केदारनाथ सिंह से हार गए। वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 22.5% वोट मिले थे। 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने। दूसरी बार 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने और गाजियाबाद से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद बीपी मौर्य को हरा दिया। 1991 में वो इसी सीट से तीसरी बार जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े और भाजपा के रमेश चंद तोमर से हार गए। वो करीब 24,000 वोटों से हार गए। इसके बाद 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजियाबाद सीट से चौथी बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे। 2004 में मेरठ सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद बने। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास लोगों में हैं। वे जिले के मोटा गांव के रहने वाले हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए 5 दिनों तक चली भर्ती परीक्षा समाप्त हो गई है। इस परीक्षा में लगभग 32 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। राज्य सरकार ने इसे अपने इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने को लेकर सरकार को सराहना मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा की व्यवस्था में योगी सरकार पास। करीब 48 लाख अभ्यर्थियों में से 32 लाख से अधिक परीक्षा में बैठे। सख्त सुरक्षा इंतजामों के चलते 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 5 दिन चली सिपाही भर्ती परीक्षा। सीएम योगी ने निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 3 सिपाही समेत 62 अभ्यर्थी और 400 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए। 59 एफआईआर दर्ज हुई और 400 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए। 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को न सिर्फ किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाया, बल्कि परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश और अभ्यर्थियों से ठगी कर रहे लोगों की भी गिरफ्तारी की, जिससे परीक्षा की अखंडता मजबूत हुई। 4 दिन की परीक्षा में 3 सिपाही समेत 62 अभ्यर्थी और सॉल्वर गिरफ्तार हुए।
आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,200 से अधिक पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 2023 के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। परीक्षा में सहभागिता करने वाले सभी ऊर्जावान और अनुशासित युवाओं को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो, सभी का भविष्य उज्जवल हो, इस हेतु अनंत मंगल कामनाएं। लिखा, विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और समस्त जनपदों के जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद। बेटियों के लिए बड़ी सौगात। आपको बता दें कि सीएम योगी ने घोषणा की है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के चयन प्रक्रिया में 15,000 से अधिक महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षी चयन प्रक्रिया में 15,000 से अधिक बेटियों की भर्ती होगी। सुचिता के लिए सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न हुई है। इससे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व सुशासन का मॉडल और अधिक समृद्ध होगा। उन्होंने पहले भी 20% महिलाओं की भर्ती करने की बात कही थी। 16 लाख से अधिक ने छोड़ा एग्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ये परीक्षा राज्य के 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। फरवरी 17 और 18 को आयोजित हुई परीक्षाओं को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। सीएम योगी ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर अंदर फिर से री एग्जाम कराने की घोषणा की थी। री एग्जाम 5 दिनों 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को 2-2 पालियों में हुई। बता दें कि जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार पहले पेपर लीक के आरोपों से घिरी यूपीपीआरपीबी और उसके आसपास के क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों में इस बार हाई लेवल सुरक्षा थी और सभी अभ्यर्थियों के लिए आधार वेरीफाई किए गए। इसके अलावा राज्य के 1,174 केंद्रों में 16,440 परीक्षा कक्ष सीसीटीवी से लैस थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निगरानी की जा रही थी, जबकि 2,300 मजिस्ट्रेट और करीब 2 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। परीक्षा को विशेष रूप से सरकारी स्कूल में आयोजित करना शामिल था ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, जिसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया शामिल हैं, सतर्क निगरानी बनाए रखी, जबकि खुफिया एजेंसियां किसी भी संभावित मुद्दे का पूर्वानुमान लगाने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर थी। कड़ी निगरानी के अलावा बोर्ड ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए आधार सत्यापन किया, जबकि 85% अभ्यर्थियों के आधार डिटेल्स वेरीफाई किए गए। बाकी 15% को परीक्षा केंद्रों पर ई-केवाईसी सत्यापन से गुजरना पड़ा। बताया गया है कि परीक्षा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 74 प्रेक्षक पुलिस अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सत्यापन के लिए कई प्रक्रियाएं लागू की गई, जिसमें फिजिकल सर्च, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा जांच और फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में भेड़ियों का आतंक जारी है। बहराइच जिले में एक बार फिर भेड़ियों ने हमला किया, मां के साथ सो रहे बच्चे को दबोच लिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। भेड़ियों को तलाश रही 57 टीमें। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पीएसी के 200 जवान तैनात। राजस्व विभाग की 32 व वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई। टीमों की कवायद जारी। 2 भेड़ियों की होशियारी के आगे सभी कवायदें फेल। गन्ने के खेत व नदी के कछार में खाक छान रही टीमें।
भेड़ियों का आतंक, इलाके में दहशत। यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हरदी थाना क्षेत्र में शनिवार की रात फिर भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़ियों ने घर में मां के साथ लेटे हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरे बस्ती गडरिया के मछरा जंगल पूर्वा निवासी पारस नाम के बच्चे पर हमला किया। भेड़िए ने बालक को गले से दबोचकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी चीख सुन परिजन जाग गए। परिजनों का शोर सुन भेड़िए खेतों में भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन टीमें ने बालक को CHC महसी पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं अचानक फिर हुए हमले से इलाके में दहशत बढ़ गई है। शातिर भेड़िए टीमों को दे रहे गच्चा। भेड़ियों से बचाव और उन्हें पकड़ने के लिए PSC के 200 जवान, राजस्व विभाग की 32 व वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं। टीमों द्वारा हर संभव कवायद दी जा रही है, लेकिन दो भेड़ियों की होशियारी के आगे सभी कवायदें फेल नजर आ रही हैं। शनिवार को भी टीमें गन्ने के खेत व नदी के कच्छार में खाक छानती रहीं, लेकिन भेड़िए हाथ नहीं लगे। बता दें कि महसी तहसील के हरदी व खैरीघाट थाना क्षेत्र के लगभग 50 गांव भेड़ियों से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर जागरूकता व धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। दिन भर DSFO बहराइच अजीत प्रताप सिंह, DFO बाराबंकी आकाशदीप बधावन और BDO हेमंत यादव ने नेतृत्व में टीमों ने अभियान चलाया, लेकिन खाली हाथ रही। वहीं ग्रामीण भी टोली बनाकर भेड़ियों को तलाशते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। गौरतलब है कि बाकी दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 थर्मल ड्रोन, 4 पिंजड़े, आधा दर्जन जाल व 6 टैपिंग कैमरे लगाए गए हैं। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी शनिवार को महसी तहसील पहुंचे। उन्होंने ग्राम पंचायत सीसैया चूड़ामणि के मजरा कोलैला, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा मक्कापुरवा, ग्राम पंचायत नकवा सिंगिया नसीपुर का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। साथ ही वन विभाग व जिला प्रशासन भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से घर के अंदर लेटने, लाठी डंडा व टॉर्च आदि साथ रखने की अपील की। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कश्मीर घाटी में गणपति महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मूर्तियां पुणे से लाई जा रही हैं। वादियां लगातार दूसरे साल गणपति बप्पा मोरया से गूंजेंगी। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर की खूबसूरत वादियां लगातार दूसरे साल गणपति बप्पा मोरया से गूंजेंगी। पिछले साल की तुलना में इस साल घाटी में ज्यादा जगहों पर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सब पूरा सपोर्ट में है हमें कि इस विसर्जन के लिए। और सारे लोग, खासकर अगर हिंदू 10% है तो मुसलमान 100% वेटिंग करे कि इस मूर्ति को आने के लिए और हम विसर्जन करेंगे। इसलिए तो कश्मीर का भी जो माहौल है बहुत अच्छा है, ब्रदरहुड बहुत बढ़िया है और सारे लोग सपोर्टिव हैं। तो इसी वजह से हम पिछले साल भी कर पाए और इस साल भी करेंगे। इस साल गणेशोत्सव श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा में मनाया जा रहा है। कश्मीर में गणेशोत्सव के प्रसार में महाराष्ट्र में पुणे के प्रमुख गणेश मंडलों की भूमिका अहम है। जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे वहाँ मित्र है, इन्होंने सब लोग ने बोला कि इस बार हमें 2 मूर्ति एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हमें गणपतियार के साथ नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा में और साउथ कश्मीर अनंतनाग में 5 दिन का गणेश उत्सव करना है। तो इस साल भी वहाँ 3 जगह गणेश उत्सव सेलिब्रेट होगा और मुझे लग रहा है कि कहाँ तो भी वैली में अमन और शांति की राह दिख रही है, इसलिए ये गणेश उत्सव वहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। पिछले साल भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल के ट्रस्टी पुनीत बालन की कोशिशों से मूर्ति की नकल घाटी में भेजी गई थी। इसे श्रीनगर के लाल चौक में गणपतियार मंदिर में 1.5 दिन तक रखा गया था।
इस साल जब जैसा कि मैंने अभी कहा कि पिछली बार हमने श्रीनगर गणपति यार मंदिर जो है वहाँ पे इनिशिएट किया था गणपति जी को, आई थिंक 35 वर्षों के बाद, और पुनीत दादा की हेल्प से और उनके इनिशिएटिव से इस साल हम साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में इसको इनिशिएट कर रहे हैं। 5 दिन का हमने गणपति वहाँ पे शेड्यूल करा हुआ है और 5वें दिन हमने हवन अपने कल्चर के हिसाब से हवन रखा है, प्रसाद रखा है, और उसके बाद हम विसर्जन हमने 4 बजे के करीब रखा हुआ है। इस साल भव्य समारोह में ढोल की थाप के बीच पुणे की 3 मशहूर गणपतियों की नकल कश्मीरी पंडितों को दी गई है। वे पुणे से मूर्तियां लेकर कश्मीर जा रही हैं। इन मूर्तियों को गणेश चतुर्थी के दिन 7 सितंबर को स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुर्लभ सिक्कों और करेंसी नोटों की खास प्रदर्शनी लगाई गई। अलग अलग तरह के सिक्के इकट्ठा करने का शौक रखने वाले 300 से ज्यादा लोग इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इंदौर मुद्रा संग्रह समिति ने शहर के नाथ मंदिर इलाके में दुर्लभ सिक्कों की 3 दिनों की एग्जीबिशन लगाई है। अलग अलग तरह के सिक्के इकट्ठा करने का शौक रखने वाले 300 से ज्यादा लोग इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से 5 ऑक्शन हाउस वाले आए हैं। इसके अंदर अहमदाबाद से क्लासिक ऑक्शन वाले, बॉम्बे से ओसवाल ऑक्शन वाले, टोडीवाला ऑक्शन वाले, मुंबई से, बेंगलोर से मरुधर ऑक्शन वाले और इंदौर से भार्गव ऑक्शन वाले, ऐसे कुल 5 ऑक्शन हाउस वाले आए हुए हैं। जिसमें ओसवाल ऑक्शन जो है 300 सोने की मुद्रा की नीलामी कर रहा है और इसको देखने के लिए देश भर से लोग आए हुए हैं। जिनको खरीदना है, खरीदने के लिए कम से कम 300 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो कलेक्शन करते हैं सिक्के, वो इन 300 मोहरों को खरीदने के लिए आए हैं। और क्रय विक्रय के लिए यहाँ पे 40 स्टॉल लगाए हुए हैं, जो लोग यहाँ पे अपने सिक्कों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस खास एग्जीबिशन में दुर्लभ सिक्के और करेंसी नोट देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कई को खरीदा भी जा सकता है। खास कलेक्शन रखने वाले लोगों ने न सिर्फ इसका दीदार कराया, बल्कि सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास की दिलचस्प जानकारी भी दी। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम किसी एक एग्जीबिशन में जाते हैं तो सिक्कों की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से अब तक कैसे कैसे सिक्के आते गए, कैसे कैसे अलग अलग जगहों के, अलग अलग राजाओं के, अलग अलग समय के सिक्के आते गए, ये हम सब दर्शा सके। वही हमने आज यहाँ पे इंदौर में भी किया है। जब सिक्कों की शुरुआत हुई 2500 साल पहले, भारत अपना जो था वो जनपदों में डिवाइडेड था। 16 महाजनपद थे और कई सारे छोटे जनपद हुआ करते थे जिनके खुद के सिक्के होते थे। तो सबसे पहला सिक्का उनमें से जो था वो गांधार जनपद का था। तो तब से लेकर बाकी के जनपदों के सिक्के, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया बाकी पीरियड्स के सिक्के, बाकी जगहों के सिक्के, वो सारे हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। मैं सिक्के बेचने आया हूँ। मेरे पास ओल्ड कॉइन है, पुराने से पुराने, मैंने पुराने पूर्वजों के रखे हुए, वो मैं बेचने आया। एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे कई कॉइन कलेक्टरों ने उम्मीद जताई कि मुद्रा शास्त्र के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में लगने चाहिए ऐसे एग्जीबिशन। तो हमारे धरोहर के बारे में बता रहे, प्राचीन सिक्के, महाकाल के जमाने के सिक्के, 2000 साल पुराने सिक्के लोग यहाँ ला रहे और नदियों से निकाल के ढूंढ के लाते और यहाँ पर नुमाइश करते। जरूर सबने आके देखना चाहिए। अच्छा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये हॉबी अपने अभी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है और अच्छा चल तो अच्छा चल रहा है, अच्छा प्रतिसाद भी अच्छा है। एग्जीबिशन में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। इस वक्त रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।